साथियों नमस्कार। स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा सीएम राइज स्कूल्स बेसलाइन इवेल्युएशन 2023 का आयोजन किया जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस बेसलाइन का क्या उद्देश्य है, किन किन स्कूलों में इस बेसलाइन के तहत एग्जामिनेशन होगा और बच्चों का इवेल्युएशन किया जाएगा, इसका असर किस पर पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं। यह वीडियो उन सभी एमटीज के लिए और जो एग्जाम से जुड़े हुए पर्यवेक्षक हैं, परीक्षक हैं और मॉनिटर करता है, उन सबके लिए अति महत्वपूर्ण है। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि है सीएम राइज स्कूल्स बेसलाइन 2023 है क्या। तो सबसे पहले इसकी जो पृष्ठभूमि है, पृष्ठभूमि सीएम राइज है। तो ये क्या है, थर्ड पार्टी असेसमेंट है, अर्थात ये एक थर्ड पार्टी के द्वारा इस एग्जामिनेशन को ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। सीएम राइज विद्यालयों में गत वर्ष अनेक प्रकार की अकादमिक पहलें की गई हैं। अकादमिक प्रभावों को जांचने के लिए एक निष्पक्ष थर्ड पार्टी असेसमेंट कराया जाना है। यह मूल्यांकन सेंटर फॉर साइंस स्टूडेंट लर्निंग CSSL द्वारा किया जाना है, जो कि मूल्यांकन में एक सुप्रसिद्ध एजेंसी है जिसमें तमाम राज्यों में अपनी सेवाएं प्रदान की है। ये आप लोगों और देख रहे हैं, तो एक संस्था है, एजेंसी है जो एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा कार्य करती है। यही एजेंसी हमारे यहाँ एग्जाम कंडक्ट करा रही है। इस मूल्यांकन का निष्पक्ष रूप से होना अत्यंत आवश्यक है, जिससे कि विद्यालयों में जो बदलाव आए हैं उनका सही प्रकार से आकलन किया जा सके। यह हमें भविष्य में सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए भी मदद करेगा। तो ये तो इस एवेल्युएशन की पृष्ठभूमि थी। अब क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी? गत वर्ष से देखा गया है कि प्रगति और बदलाव क्या हुआ। तो तुलनात्मक अध्ययन, एक जो ग्राफ सभी के सामने प्रदर्शित हो रहा है कि सीएम राइज स्कूल्स और स्टेट स्कूल्स, इसमें एवरेज जो परसेंटेज बना था 2 साल का रिजल्ट का यहाँ कंपेयर किया गया कि 2022 में जो रिजल्ट था 51% था सीएम राइज विद्यालयों का, जो कि 2023 में बढ़कर के 68% हुआ, जिसमें 17 परसेंटेज के चेंजेज आए। इसी तरह से अगर बात करें स्टेट बोर्ड की, तो इस स्टेट बोर्ड में 55% था 2022 में, जो कि बढ़कर के 62% हुआ। यहाँ पर चेंजिंग की बात हम करते हैं तो 6% चेंजिंग यहाँ पर आए हुए हैं। इसी तरह से यदि हम प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण छात्रों की बात करें सीएम राइज विद्यालय और स्टेट वाले विद्यालयों में, तो उनमें क्या बदलाव आया है देखिए। यहाँ पर 2022 में जहां 32% रिजल्ट फर्स्ट डिवीजन के साथ उत्तीर्ण हुए थे विद्यार्थी, वहीं 2023 में जाकर के इनका परसेंटेज बढ़कर के 47 हुआ। उसी तारतम्य में अगर हम स्टेट बोर्ड को कंपेयर करें तो 2022 से 2023 में केवल 5% का बदलाव आया है। तो ये रिजल्ट में बदलाव आया है। इसके लिए ये थर्ड पार्टी असेसमेंट होना जरूरी है। ये असेसमेंट, थर्ड पार्टी असेसमेंट के माध्यम से हम देख सकेंगे कि 3 से 8 में किस प्रकार के बदलाव आए होंगे। तो इसमें जो टोटल स्टूडेंट है और किन किन विद्यालयों में एग्जाम कंडक्ट कराया जाना है, ये हम देख लेते हैं। सभी सीएम राइज विद्यालयों में इस एग्जाम को कंडक्ट नहीं कराया जाना है और ना ही उनके सारे बच्चों के साथ ये एग्जाम होना है। यह एग्जाम केवल 312 सीएम राइज, 29 सीएम राइज जनजाति विद्यालय और 31 नॉन सीएम राइज विद्यालयों में केवल इस एग्जाम को कराया जाना है। ये जो स्कूलों का सिलेक्शन है रैंडमाइजेशन से सीसीएल के द्वारा किया गया है। केवल चयनित विद्यालयों में उनके जो छात्र संख्या निर्धारित की गई है उस क्लास से उतने ही छात्रों का इवेल्युएशन होगा। टोटल जो सीएम राइज, नॉन सीएम राइज और टीडब्ल्यूडी स्कूल्स हैं, उनमें से केवल लगभग 6000 स्टूडेंट्स कक्षा 3 के, 11700 स्टूडेंट कक्षा 6 और 11700 स्टूडेंट कक्षा 9 के पार्टिसिपेट करेंगे। इस परीक्षा के परिणाम से किसी भी स्कूल पर व्यक्तिगत कोई असर नहीं पड़ेगा, ना ही कोई शिक्षक पर, ना ही किसी विद्यार्थी का इसमें आकलन किया जाएगा या उसके ऊपर असर पड़ेगा। तो ये तो थी इसकी रूपरेखा। अब इसके लिए बहुत जो
थर्ड पार्टी असेसमेंट है, उसके लिए जो ट्रेनिंग हुई थी राज्य स्तर पर 25-26 तारीख को, फिर स्टेट लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी परीक्षक हैं उनके लिए एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखा गया, प्रशिक्षण दिया गया, किस तरह से परीक्षा करानी है, उसके संचालन से संबंधित सभी नियमों को विस्तार से बताया गया। परीक्षा की जो डेट है वो 8, 9 और 11 सितंबर रखी गई है। तो ये तो थी इसकी एग्जाम से संबंधित पृष्ठभूमि। अब ये होगा किस तरह से, इसके लिए हम जान लेते हैं। तो ये हम देखते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है, इसके लिए परीक्षक के रूप में जिस व्यक्ति को चुना गया है उसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। यह जरूरी है कि हर एक विद्यालय में ये टेस्ट एक ही तरीके से संचालित किया जाएगा। टेस्ट संचालन से पहले कृपया खुद को निर्देशों से परिचित कर लें। तो ये परीक्षक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, जिनकी ड्यूटी एक पर्यवेक्षक के रूप में किसी विद्यालय में लगी हुई है। तो इसमें कोई भी शंका हो तो इस गाइड का प्रयोग कर सकते हैं, जो मैनुअल है इस मैनुअल का प्रयोग कर सकते हैं। और जो एमटीज थे आपको जिन्होंने ट्रेनिंग दी है, जिसे अपन संयोजक कहेंगे इस एग्जाम का, उनसे भी आप कंसल्ट करके परीक्षा में आने वाली किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। अब किन का परीक्षण किया जाएगा, इसकी अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत कक्षा 3, कक्षा 9 और कक्षा 6 के विद्यार्थियों का असेसमेंट होगा। प्रत्येक स्कूल में ये एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। 3 दिन में होगा, क्योंकि कक्षा 3 के लिए हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषय 3 विषय के लिए ये इवैल्यूएशन होना है। कक्षा 9 के लिए अतिरिक्त विषय के रूप में विज्ञान को इसमें और जोड़ दिया गया है। तो ये तीनों दिन की समय सारणी दी गई है। यहाँ पर प्रत्येक विद्यालय में कम से कम 2 इन्विजिलेटर टेस्ट लेने के लिए जरूर जाएंगे। इनमें से जो एक इन्विजिलेटर होगा उसकी कंप्लीट जिम्मेदारी कक्षा 3 के लिए होगी, और जो इन्विजिलेटर कक्षा 3 के लिए कार्य करेगा वही इन्विजिलेटर तीनों दिन कक्षा 3 में ही कार्य करेगा। इसके बाद जो दूसरा इन्विजिलेटर होगा वो कक्षा 6 और कक्षा 9 के लिए वर्क करेगा। तो इस तरह से दोनों इन्विजिलेटरों की जिम्मेदारी हम यहाँ से समझ लेते हैं। पहले दिन जो परीक्षा होगी कक्षा 3 हिंदी मौखिक रूप से संचालित होगी। परीक्षक जो दूसरा होगा वो 6 और 9 के लिए एक साथ में टेस्ट कंडक्ट करेगा। कक्षा 6 लंच के पहले होगा और कक्षा 9 लंच के बाद में किया जाएगा। इसी तरह से प्रत्येक दिन का ये समय सारणी इसमें दिया गया है। अब यदि इसके लिए मानकीकृत जो टेस्ट है, इसके संचालन क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि मानकीकृत परीक्षण न केवल महत्वपूर्ण है बल्कि नैतिक और तकनीकी सारणी कारणों से भी आवश्यक है। नैतिकता के आधार पर अगर हम देखें तो सभी विद्यार्थियों के लिए यह टेस्ट निष्पक्ष होना चाहिए। दोषपूर्ण प्रबंधन विद्यार्थियों में काम को लेकर एक नकारात्मक भाव का कारण बन जाता है, जिससे उनकी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की संभावना कम हो जाती है। अब तकनीकी क्या होगी इसमें, टेस्ट के प्रदर्शन को यदि मापी जा रही विशेषज्ञताओं के अलावा कोई अन्य चीज प्रभावित करती है तो स्पष्ट रूप से परिणामों की सटीकता कम होगी, जो बदलाव में परिणामों की प्रासंगिकता को का एक मुद्दा बना देगी। जैसे यदि हम करेंगे जो टेस्ट आइटम है, यदि सही वर्तनी यानी श्रुतलेख के साथ लिखने की क्षमता को मापा जा रहा है और एक निश्चित संख्या से अधिक बार विद्यार्थियों के लिए आइटम को मौखिक रूप से दोहराया गया है या परीक्षण के उच्चारण में स्पष्टता नहीं है, तो आइटम में प्रदर्शन को मापने के दौरान नॉइस महत्वपूर्ण होगी। ठीक है, तो ये तो थी इसकी प्रासंगिकता और महत्वपूर्ण किस तरह से है। अब हम देखें कि जो टेस्ट का संचालन किस तरह से होगा। तो देखिए यहाँ जो टेस्ट है, टेस्ट के 2 फॉर्मेट है यानी 2 प्रारूप है। एक तो व्यक्तिगत मौखिक और दूसरा है लिखित। मौखिक और लिखित दोनों तरीकों से इस टेस्ट को कंडक्ट कराया जाएगा। अब कहाँ पर टेस्ट मौखिक होगा, कहाँ लिखित होगा, इसे भी जानना बहुत जरूरी है। तो जो मौखिक है इसके लिए विद्यार्थियों का मौखिक टेस्ट लिया जाएगा जो व्यक्तिगत मौखिक में है, जिसके लिए एक एक करके विद्यार्थियों से प्रश्न पूछे जाएंगे और वे मौखिक रूप से इनके उत्तर देंगे, तथा जो परीक्षक है वो परीक्षक विद्यार्थियों के ओएमआर शीट पर उनको दर्ज करेगा। जैसे हम देख लेते हैं जो हिंदी का जैसे ये पेपर है, तो ये बच्चे को कक्षा 3 के साथ में साझा करना है।
इसकी जो OMR सीट है उस OMR सीट पर इन सभी के रिस्पॉन्स को परीक्षक के द्वारा भरा जाना है। तो इस तरह से हम इसे देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो लिखित टेस्ट होगा उसमें बच्चे प्रश्न पत्र को पढ़ करके OMR सीट पर अंकों को दर्ज करेंगे। अब किन कक्षाओं के लिए मौखिक होगा, किन कक्षाओं के लिए लिखित होगा, कितने प्रश्न आएंगे, ये सभी एक सारणी के माध्यम से हम देख लेते हैं। जैसे कक्षा 3 की हम बात करें तो कक्षा 3 के लिए हिंदी, अंग्रेजी और गणित तीनों विषय का जो परीक्षण होगा वो व्यक्तिगत मौखिक रूप से होगा। इसमें छात्र को किसी भी तरह की कोई OMR पर एंट्री नहीं करना है। सारी की सारी एंट्री जो परीक्षक लगा हुआ है, इन्विजिलेटर्स जो लगा हुआ है, उसी इन्विजिलेटर्स को करना है। इसके बाद कक्षा 6 और 9 के लिए लिखित होगा, जिसमें OMR सीट का जो व्यक्तिगत जानकारी है छात्र की उसे भरने में जो परीक्षक है वो सहयोग करेंगे। उसके बाद जो रूल्स है परीक्षा को प्रश्न पत्र को हल करने के, उन रूल्स को सभी के साथ में एक बार पढ़ करके वो सुनाएंगे। उसके बाद निष्पक्ष रूप से छात्रों को अपने उत्तर अंकित करना है। तो इसमें हम देखें, अगर हम सबसे पहले बात करते हैं हिंदी के पेपर की, तो कक्षा 3 का हम जब हिंदी के पेपर को सॉल्व करेंगे तो इसमें दो बातें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। एक तो टोटल टास्क देखें, तो टोटल टास्क कितने हैं, 7 इसमें टास्क दिए गए हैं। प्रत्येक विद्यार्थी को परीक्षक को मिनिमम 15 मिनट उसे देना है। टाइम कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। यदि कोई बच्चा 10 मिनट में पूरा कर लेता है तो 10 मिनट में ही हो जाएगा, और 15 से अगर 16 या 17 मिनट 18 मिनट भी लगते हैं तो 18 मिनट देने में कोई ऐतराज नहीं होगा। ये नहीं है कि हमें इस टास्क को या पेपर को करने में 15 मिनट ही एक साथ एक छात्र के साथ देना है। हम थोड़ा बहुत आगे पीछे भी कर सकते हैं। तो चलिए हम इसमें देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले टेस्ट जो संचालन होगा तो ये कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए सभी 3 विषयों हिंदी, अंग्रेजी और गणित का टेस्ट व्यक्तिगत मौखिक रूप से लिया जाएगा। कक्षा 3 के हिंदी, अंग्रेजी के टेस्ट टास्क दिए हुए हैं, उन्हें संचालित करना, उनका विवरण मैनुअल भी दिया गया है। तो इसमें किस तरह से हमें क्वेश्चन बच्चे के साथ में साझा करना है, तो उसके लिए हम प्रश्न का जो मैनुअल है उसे पहले पढ़ें। अब बच्चा जो आंसर दे रहा है उस आंसर को हम OMR सीट पर कैसे मार्क करेंगे, इसके लिए उसकी आंसर की के साथ में भी मैनुअल है, तो उसको भी करना है। इन दोनों मैनुअल्स को बच्चे के साथ साझा नहीं करना है, ये केवल परीक्षक के लिए होंगे। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ कक्षा 3 का हिंदी के पेपर को लेकर के आपके साथ में चर्चा कर रहे हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएंगे, जिससे कि हम आगे गणित और अंग्रेजी विषय के लिए भी इसी तरह का वीडियो बना के आपको डाल सकें, जो कि आपको इवैल्यूएशन के दौरान मदद करेगा। जैसे कि हम देखें कक्षा 3 हिंदी का पेपर है, टोटल टास्क संख्या है इसमें 7, अवधि 15 मिनट प्रति विद्यार्थी के लिए। चलिए हम देख लेते हैं इसमें टास्क क्या होते हैं। ये पेपर है, व्यक्तिगत मौखिक मूल्यांकन इसका होगा। टास्क 1 में लेवल 2 है, लेवल 1, लेवल 2, इसी तरह से टास्क 2, टास्क 3। टोटल टास्क कितने हैं इस पेपर में, ये केवल एक मॉक टेस्ट के लिए है, वास्तविक पेपर आपको वही मिलेगा। तो ये टास्क 6 और टास्क 7, तो टोटल टास्क कितने हैं, 7। अब इसे हमें भरना कहाँ है, तो ये इस तरह की OMR सीट होगी। OMR सीट भी साथियों ध्यान रहे प्रत्येक विषय के लिए अलग अलग कलर की होगी। OMR सीट को हमें कैसे भरना है, इसके लिए हम देखते हैं। तो जो स्टूडेंट नेम है इन सभी को हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे। इसके लिए हमें कोई अलग अलग पेन का यूज नहीं करना है। यदि हम HB पेन या 2B पेन पेंसिल का यूज कर रहे हैं तो HB पेंसिल या 2B पेंसिल से ही हम इसके बॉक्सों को भी फिल कर सकते हैं। ये नहीं होगा कि हम इनके बॉक्सों को पेन से फिल करें, बॉल पेन से फिल करें, और जो आंसर है उन आंसर्स को हम किससे फिल करें, HB पेंसिल से। तो ऐसा हमें नहीं करना है। तो इसमें हम देखें तो ये जो OMR सीट है, सबसे पहले स्टूडेंट नेम को कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा।
ध्यान रहे जब भी हम कैपिटल लेटर में नाम लिख रहे हैं और किसी का नाम 2 शब्द या 3 शब्द से बना हुआ है तो एक बॉक्स में केवल एक ही कैपिटल लेटर लिखा जाएगा, और जब उसके बाद दूसरा शब्द हमें आ जाता है तो हमें एक बॉक्स को खाली छोड़ना होगा। जैसे किसी का नाम है राम सिंह, तो RAM, इसके बाद हम एक बॉक्स छोड़ देंगे, फिर SINGH, इस तरह से हम लिखेंगे। इसके बाद आ जाता है स्कूल का नाम। तो स्कूल का नाम जो आपका परीक्षा सेंटर है, क्योंकि वहीं आपका एग्जाम हो रहा है तो वही लिखना है। यहाँ एक बात विशेष रूप से गौर करने के लिए है या ध्यान देने योग्य है कि जितने बॉक्स हैं उतने ही बॉक्सों में विद्यालय का नाम लिखा जाना है, और विद्यालय का नाम वही लिखें जो आपको सूची में मिला है। अगर गवर्नमेंट के लिए GOVT लिखा हुआ है तो GOVT लिखेंगे, HSS लिखा हुआ है तो HSS लिखेंगे। हमें अपनी तरफ से कोई भी नाम ना तो शब्द उसके जोड़ना है ना ही घटाना है, और जितने इसमें बॉक्स हैं उन बॉक्सों में जितने अक्षर आ जाते हैं उन्हीं अक्षरों को हमें इसमें लिखना है, आगे और कोई बॉक्स नहीं बढ़ाना है। तो साथियों ध्यान रहे कि जो नाम आपको दिया गया है उसे आप लिखते चले जाएंगे, जितने बॉक्स में आते हैं उतने ही लिखेंगे, भले ही वो आधा नाम उस स्कूल का लिख पाता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप उतना ही लिखें, क्योंकि आगे जो डाइस कोड आप लिख रहे हैं उस डाइस कोड से ये जो विद्यालय का नाम है, जो रीडर होगा या ऑप्टिकल जो मार्कर इसका रहता है, रीडर जो रहता है OMR शीट रीडर, वो ऑटोमेटिकली फैच करके उसे रीड कर लेगा। तो हमें यहाँ पर स्कूल का डाइस कोड लिखना है, नाम में उन्हीं खानों का हमें उपयोग करना है जितने उसके नाम में दिए गए। स्टूडेंट रोल नंबर, स्टूडेंट रोल नंबर कोई अलग से नहीं होगा। जो हमने स्टूडेंट की अटेंडेंस शीट तैयार की है, अटेंडेंस शीट में जो उनके विद्यालय का रजिस्टर नंबर था वही उनका रोल नंबर होगा। सेक्शन, यदि विद्यालय में एक से अधिक सेक्शन है तो विद्यार्थी जिस सेक्शन का हो ABC का वो सेक्शन हमें यहाँ लिख देना है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट नेम लिख देना है, फिर डिवीजन लिख देना है, बच्चे का जेंडर है बॉय गर्ल्स या जो भी जेंडर इसका आता है उस जेंडर पर हमें जो भी काला करना है वो हम इसमें भर देंगे। अब इसके बाद यदि हम बात करें कि ये जो कैटेगरी है SC ST OBC जनरल, छात्र जिस कैटेगरी का है उसी वाले बॉक्स में जो गोला दिया गया है उसको हमें फिल करना है। इवेल्युएटर, मोबाइल नंबर, जो भी आपका रजिस्टर्ड है, जो भी इवेल्युएटर है उसका यहाँ मोबाइल नंबर लिखा जाएगा और उसी के यहाँ पर सिग्नेचर होंगे। तो साथियों ये थी OMR शीट की सामान्य जानकारी। अब इसके बाद हम देखते हैं जैसे टास्क 1 है, तो इस टास्क 1 की अगर हम बात करें तो टास्क 1 में जो बच्चों को हम देखेंगे, जैसे यहाँ पर हम देखें, सबसे पहले टास्क 1 को हमें कैसे करना है, तो इसको करने के लिए जो मैनुअल में आपकी मैनुअल गाइड इसकी दी गई है करने की, तो सबसे पहले हम देखें फर्स्ट टास्क को कि हिंदी के पेपर में 7 टास्क दिए गए हैं। इन 7 टास्कों की अगर हम बात करते हैं तो पहला जो टास्क है उस टास्क में 2 लेवल है, प्रत्येक लेवल में सूची में 6 शब्द दिए गए हैं। एक विद्यार्थी के साथ दोनों लेवल को आयोजित किया जाना है, ये नहीं कि हम किसी विद्यार्थी के साथ केवल एक ही लेवल को आयोजित करेंगे, ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। अब इसके बाद हम बात करते हैं पहले टास्क की कि बच्चे को जो पहला टास्क कराना है उसके नियम ये है कि विद्यार्थी को सूची न दिखाएं, टास्क के लिए दिए गए निर्देशों को 2 बार पढ़ें, किन्हीं वो शब्द सूची में से किन्हीं 3 शब्दों को चुनकर 2 बार एक एक करके पढ़ें। प्रत्येक शब्द को पढ़ने के बाद विद्यार्थी से कहें कि वह पढ़े गए शब्द के पहले अक्षर को बताए। एक ही सेट से के 2 शब्दों को लगातार विद्यार्थियों के साथ न दोहराएं। अब देखिए क्या है इसका पेपर, हम देख लेते हैं जो उसका मॉडल है। तो देखिए ये है
टास्क 1 और लेवल 1। टास्क 1 और लेवल 1 में हम देखते हैं, तो देखिए 6 शब्द यहाँ पर दिए गए हैं। इनमें से एक छात्र से हमें 3 शब्द पढ़ना है, 3 शब्दों के बारे में पूछना है। तो ये इसके जो निर्देश है, इन निर्देशों को हम 2 बार पढ़ेंगे। जैसे मैं जो बोलूं उसे सुनिए, उस अक्षर को बताइए जो उस शब्द का पहला अक्षर है। अब हम बात करते हैं, जैसे ये पढ़ा हमने अजगर, तो हमें ये 2 बार पढ़ना है। अब इसको पढ़ने के बाद तीनों शब्द जब हम बच्चे से पूछ लेंगे, अब उनके आंसर बताना है कि ये जो पढ़ा है शब्द, इसका पहला अक्षर बच्चा सही बता रहा है या नहीं बता रहा है। तब हमें इसके आंसर के ऊपर देखना है कि हम उसका बच्चे का क्या कोड करेंगे। तो ये तो केवल इसका प्रश्न से संबंधित था। इसी तरह से इसका आगे इसकी आंसर से संबंधित भी कोडिंग दी गई है कि किस तरह से हम बच्चे के आंसर को कोड कर पाएंगे। तो देखिए, ये था हिंदी का जो रूब्रिक है। इसके अनुसार हमें चेक करना है कि बच्चा कोई भी पहला अक्षर नहीं बता पाता तो उसके लिए 0। एक अक्षर, एक शब्द का बता पाया, आपने 3 शब्द पढ़े हैं, उनमें से केवल एक का बता पाता है तो 1, 2 का बता पाता है 2, 3 का बता पाता है 3। तो ये आपकी आ जाती है कोडिंग। अब ये हमें करना कहाँ पर है, तो जो आपको ओएमआर शीट आपको मिली हुई है, देखिए यहाँ भी यही है टास्क 1। टास्क 1 का लेवल 1, लेवल 1 में केवल 3 ही कोड दिए गए, 0, 1, 2, 3। तो यदि उसने एक शब्द बताया है सही, तो केवल एक वाले को ही हमें काला करना है। और यदि 2 शब्द बताए हैं तो 2 वाले को हमें काला करना है। 3 शब्द बता दिए हैं तो 3 वालों को ही हमें क्या है, काला करना है। इस तरह से हमारा टास्क 1 का लेवल 1 कंप्लीट हो जाता है। अब इसके पश्चात हम देखते हैं टास्क 1 के बाद टास्क 2 देखेंगे। तो टास्क 2 में देखने के लिए, टास्क 2 क्या है, पहला जो था इसमें हमें बच्चे को पेपर नहीं दिखाना था, केवल पूछना था। अब इसके बाद यहाँ भी नहीं दिखाना है, मैं जो बोलूं उसे सुनिए, उस अक्षर को बताइए जो कि उस शब्द का पहला अक्षर है। अब इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ केवल अक्षर था, यहाँ जो अक्षर है उसमें मात्रा भी लगी हुई है। तो हमें विथ मात्रा के ही यहाँ पर बताना है बच्चे को। अगर वो उस तरह से बताता है तब हमें उसकी कोडिंग करनी है। तो इसके बाद जब दूसरे को हम पढ़ेंगे, तो दूसरे पेपर में जो पढ़ने के बाद उसका भी हम रूब्रिक देखेंगे कि उसमें दूसरे के लिए क्या रूल्स दिया गया है। देखिए टास्क 1 का लेवल 2, कोई भी पहला अक्षर सही तरीके से नहीं बताता है तो 0, एक पहला अक्षर सही तरीके से बताता है तो 1, 2 पहले अक्षर सही तरीके से बताता है तो 2, और 3 पहले अक्षर सही तरीके से बताता है तो 3 कोड करेंगे। और उसी कोड को हम उसकी ओएमआर शीट पर भरेंगे। टास्क 1 और लेवल 2, तो ये लेवल 2 के लिए दिया गया है। इस लाइन में केवल हमें एक ही गोले को भरना है। इसके बाद हम अगर हम पेपर में देखें तो जो टास्क 2 है, तो 2 में किस तरह से हमें करना है, इस तरह से 7 टास्कों को प्रत्येक बच्चे के साथ में हमें करना होगा। तो ये पेपर देखिए, दूसरा लेवल टास्क देखें, टास्क ये 2 का लेवल 1, टास्क 2 का लेवल 2, टास्क 3 आ जाएगा। मतलब इसमें दूसरे वाले में भी 2 लेवल है। अब यहाँ पर क्या है, ये तो टास्क 2 के लेवल 1 लेवल 2 है। अब इसको हमें कैसे कराना है, तो जो क्वेश्चन का पहले कराने का मैनुअल है उसे हमें इसमें पढ़ना होगा कि ये दूसरे लेवल को हमें किस तरह से बच्चों के साथ में करना है। देखिए ये है आपका टास्क 2 का लेवल 1, पंक्ति 1, पंक्ति 2 और पंक्ति 3। इसमें 3 पंक्तियां दी गई हैं, देखिए आप 1, 2 और 3। यहाँ चूंकि डॉट डॉट है, जब पेपर होगा तो सारी पंक्तियां आपके लिए भरी होगी। तो यहाँ हम देखते हैं कि यदि पंक्ति 1 सही तरीके से पढ़ गए, अक्षरों की कुल संख्या कितनी है पंक्ति 1 में, 1, 2, 3, 4, 5, तो टोटल जितने इसमें से पढ़े हैं उतने ही हमें उसमें नंबर देना है। तीनों पंक्तियां इसमें हमें पढ़ाना है। तो ये पंक्ति 2, पंक्ति 3
तो ये हमें पढ़ाना है। और जितने अक्षर वो पढ़ता है, जैसे हम देखें कि इसमें 10 अक्षर दिए गए हैं, 10 में से यदि उसने टोटल, जरूरी नहीं है पहला पढ़ रहा है दूसरा नहीं पढ़ पा रहा है फिर तीसरा पढ़ रहा है, तो हम साथ में ही काउंट करते जाएंगे, अलग से कोई निशान नहीं लगाएंगे कि बच्चे ने कितने पढ़े हैं अक्षरों को। उसके बाद हम अपना रिस्पॉन्स यहाँ पर करेंगे। देखिए यहाँ पर ये है आपका लेवल 2। ये देखो लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 तीनों के लिए यहाँ पर दिया गया है। तो लेवल 2 का, टास्क 2 का लेवल 2 है जो, वो उसमें ये दिया हुआ है। तो इसके दोनों की 3-3 पंक्तियां पढ़ाना है। जिन पंक्ति में से जितने भी ये पढ़ पाते हैं उतने ही हम इसको पॉइंट है, उन पॉइंटों को देंगे और उसी के गोले को हमें इसमें क्या करना है, काला करना है उस बबल को। तो इस तरह से दोनों के ही ये 2 टास्क कंप्लीट हुए। तो इस तरह से हमें प्रत्येक टास्क को पूरा करते हुए जाना है। मैनुअल सभी पर्यवेक्षकों के पास में है ये। उस मैनुअल से हम उसके टास्क के नियमों को पढ़ लें। अगर कहीं किसी के नियम में भी परेशानी आती है तो उस नियम को हम सही तरीके से पढ़ लें। अगर किसी भी नियम में आपको संशय है तो आप हमारे इस वीडियो के माध्यम से हमें कमेंट के द्वारा बता सकते हैं, उससे हम आपकी मदद कर सकते हैं। साथियों ध्यान रहे कि ये जो मूल्यांकन है वो मूल्यांकन पूर्ण रूप से निष्पक्ष तरीके से होना चाहिए, जिससे कि आगे कार्य योजना बनाने के लिए सही आंकड़े मिल सके। साथियों तो ये तो केवल कक्षा 3 हिंदी के लिए था। आगे के विषय के वीडियो बनाने के लिए अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिससे कि हम गणित और अंग्रेजी और 6 और 9 के लिए भी हम आगे वीडियो बना सकें। मिलते हैं कुछ इसी तरह के नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए सभी को थैंक यू, धन्यवाद। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें, जिससे लोगों तक ये पहुंच सके। धन्यवाद।